तो पहले ही बता दूँ ये 8th क्लास का है, 6 लेसन है, साइंस का है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है मगर समझ उसी को आएगा जिसने ये पूरी वीडियो देख ली। तो आपको 20 मिनट बिल्कुल दिमाग लगा के आपको इसको देखना है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करना है तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर करिए, अगर सुनना है तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो बायोस्फेयर क्या होता है? बायोस्फेयर वो एरिया है जहाँ पर लिविंग थिंग रहती है। तो लिविंग थिंग तो एयर में भी रहती है और पानी में भी रह सकती हैं और ज़मीन पर भी रह सकती हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा मिलकर, तीनों मिलकर बायोस्फेयर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ के जिस पार्ट को यूज़ करते हैं रहने के लिए, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एटमॉस्फेयर नहीं बोलोगे आप लोग, उसको बायोस्फेयर ही बोलोगे। बायोस्फेयर में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो जंगलों से क्या क्या लाभ होता है? जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, आप लोगों को पता है, और जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना मिट्टी आपस में बंधी रहती है, ठीक है, उनके जड़ों से। तो सोयल एरोजन कम होता है, सोयल एरोजन होता ही नहीं है। और बारिश भी समय समय पर होती है जिसको ड्राउट बोलते हैं। और फ्लड जो कि बाढ़ बोलते हैं, जिसको बाढ़ भी आने का खतरा नहीं होता। तो ये होते हैं कुछ फॉरेस्ट के लाभ, और ये सभी आपके ऑप्शन में है तो आप इसको ऑल ऑफ दीज बोलेंगे। ऑल ऑफ दीज आपका आंसर सही रहेगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, जब पेड़ मौजूद नहीं रहेंगे तो जो मिट्टी है उसमें वाटर को पकड़ने की क्षमता कैसी हो जाएगी? घटेगी, बढ़ेगी, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं? तो इसको समझिए ज़रा इस एग्जाम्पल से। तो मान के चलिए मेरे पास एक छन्नी है, मैंने उसमें से एक गिलास पानी छाना तो वो पानी बिल्कुल आराम से छन जाएगा। तो वाटर को उसने थामा नहीं, ठीक है, वाटर को उसने पकड़ के नहीं रखा। अब मान के चलिए मैंने 2 छन्नी रख दी तो थोड़ा सा पानी थोड़ा धीरे होके नीचे जाएगा, ठीक है। अब मैंने 4-5 छन्नियाँ एक साथ रख दी तो पानी अब बिल्कुल धीरे होके जा रहा है। ऐसे ही करके अगर मैं 10-15 छन्नियाँ रख देता हूँ तो पानी अब बिल्कुल ना के बराबर बूंद बूंद करके नीचे जा रहा है। तो आप लोग समझ रहे हो इसकी वाटर मतलब थामने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। ऐसे ही अगर मिट्टी में अगर मैंने बहुत सारी छन्नियाँ बिछा दी तो मिट्टी को मतलब पानी आराम से थाम सकता है, मिट्टी पानी को थामने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही छन्नी को आप लोग समझिए कि पेड़ की जो जड़ें हैं वो क्या कर रही हैं, वो मिट्टी में पानी को थामने की शक्ति बढ़ाती हैं। तो जब छननी या पेड़ की जड़ें रहेंगी ही नहीं तो पानी मिट्टी कैसे पानी को थाम लेगा ना? मिट्टी पानी को थामने की क्षमता घटेगी, तो डिक्रीज होगी। ये आंसर आपका सही रहेगा। अब फोर्थ क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको बोला हुआ है कि कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, वो अगर किसी जियोग्राफिकल या पर्टिकल एरिया में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ एक ही जगह पर पाई जाती है, तो वैसे लोगों को क्या बोला जाता है, वैसी प्रजाति को क्या बोला जाता है? वैसी प्रजाति को बोला जाता है एंडेमिक स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि एक फ्लाइंग स्क्विरल है जो कि नॉर्थन अमेरिका में ही पाया जाता है। वो फ्लाइंग स्क्विरल सचमुच फ्लाई नहीं करती मगर थोड़ा बहुत हवा में तैर लेती है, तो जिस कारण से उसको फ्लाइंग स्क्विरल नाम रखा गया। ऐसे बहुत से जानवर हैं जो आपको एक ही जगह पर मिलेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में, और कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे कि इंडिया में आपका वाइल्ड मैंगो है, ठीक है, वो कहीं और नहीं मिलता है, सिर्फ वो इंडिया में ही मिलता है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वैसे प्रजाति के पेड़ को या पौधों को हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज। पांचवा सवाल आपको याद रखना है, स्टैटिक जीके से सवाल है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। तो पहले फिलअप पे यही लिखा हुआ है कि जो अर्थ पे विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के एनिमल और प्लांट हैं उस चीज़ को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो दूसरे में यही है कि सबसे बड़ा मेजर थ्रेट कौन है बायोडाइवर्सिटी के लिए, सबसे बड़ा खतरा कौन है? तो इंसान, इंसान सबसे बड़ा खतरा है बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में आप लोग जानते हैं अलग अलग तरह के एनिमल होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं। तो उन सबको वो मारता जा रहा है, पेड़ों को मारता जा रहा है और एनिमल को मारता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए। लाभ कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है या अपना पेट भरना हो सकता है, दोनों में से कोई ना कोई लाभ होगा ही होगा। तीसरा फिलअप मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि कोई भी स्पीशीज़ कहीं पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, वैसी स्पीशीज़ को हम लोग एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था उड़ती हुई गिलहरी। तो पाँचमरही में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा। पाँचमरही आप लोगों को नहीं पता तो पाँचमरही एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो पांचवा क्वेश्चन में यही है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ किसे कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ उसे कहते हैं जिनकी पॉपुलेशन बिल्कुल रिस्क पे है, बिल्कुल गायब होने पे, आपको वो दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगी, उस स्थिति पे बिल्कुल गिनती की बची हुई है।
तो जैसे कि आप लोग समझिए एशियंटिक लोयन है जो बिल्कुल गिनती का बचा हुआ है, ब्लू व्हेल है जो बिल्कुल गिनती की बची हुई है इस पृथ्वी पर, और जो राइनासोरस है, राइनासोरस मतलब गैंडा जो होता है जिसके पास सींग होता है, इंडियन वाला राइनोसोरस, उसका भी बिल्कुल गिनती का नंबर है। तो ये सब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहलाती हैं जो कि बिल्कुल गायब होने की तादाद पे हैं। तो छठा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ लिख लेना है। सातवें में आपका डिफॉरेस्टेशन है, ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है आप लोग पहले इसको जानिए। तो आज जानेंगे कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। फॉरेस्ट का मतलब आप लोगों को पता है जंगल होता है, और डिफॉरेस्ट का मतलब जंगल को साफ करना। जी हाँ, डिफॉरेस्ट का मतलब जंगल को हम लोग काटते आ रहे हैं, तो उसको हम लोग डिफॉरेस्ट कहते हैं। तो अब आ गए हम लोग ट्रू फॉल्स पे। तो पहला आपका है साइबेरियन क्रेन है जो अमेरिका से इंडिया आती है विंटरों में। हाँ बिल्कुल सही बात है। और चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था? पेड़ों को बचाने के लिए। तो ये बात यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमल को बचाने के लिए हुआ था, तो ये आपका फॉल्स रहेगा। तीसरा आपका है कि जो इस दुनिया से चले गए हैं, जो इस अर्थ से जो स्पीशीज़ गायब हो गई हैं उनको हम लोग एक्सटिंक्टिंग स्पीशीज़ बोलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। और चौथे में कहा गया है कि गिर नेशनल पार्क है जो वो गुजरात में है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। और पाँचवें में फॉरेस्ट आर द नेचुरल होम फॉर एनिमल्स, तो बिल्कुल सही बात है। एनिमल का वो नेचुरल होम है, एनिमल का घर है, किसी ने नहीं बनाया, प्राकृतिक ने बनाया हुआ है। तो ट्रू रहेगा इसका भी आंसर। ध्यान दीजिएगा कि मैच कैसे करना है। मैं रेड वाली पेंसिल, आप लोगों को रेड पेंसिल देखनी है, ये पेंसिल नहीं देखनी है। तो बंदीपुर का नेशनल पार्क कहाँ पे? बंदीपुर, तो ये आपका कर्नाटक में है, ये बात सही है। और भरतपुर कहाँ पे है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये आपका राजस्थान में है। ठीक है। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा मैंने आपको बताया हुआ है कि प्लांट से रिलेट होता है। फ्लोरा मीन्स फ्लोवर से भी आप लोग जान सकते हैं। और फाउना क्या है? ये एनिमल से रिलेट होता है, जो कि ये रहा आपका। और थ्रिएटेड स्पीशीज़ क्या है? थ्रिएटेड स्पीशीज़ वही जो कि अपने आखिरी चरम सीमा पे हैं, बिल्कुल नंबरों में बची हुई हैं। तो गोल्डन कैट जो है आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो गोल्डन कैट आपका थ्रिएटेड स्पीशीज़ में है, बिल्कुल रेयर बची हुई है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा हुआ है कि मेजर थ्रेट क्या है बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो ह्यूमन बींग्स आर द मेजर थ्रेट। ह्यूमन बींग जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है बायोडाइवर्सिटी के लिए। और डिफॉरेस्टेशन कैसे अफेक्ट करता है सोयल की प्रॉपर्टी को? तो आप लोगों को पता है सोयल इरोजन, अगर ज़्यादा पेड़ रहेंगे तो सोयल इरोजन कम रहेगा। अगर पेड़ कटना चालू हो जाए या डिफॉरेस्टेशन मतलब होना चालू हो जाए, तो यहाँ पर आपका सोयल इरोजन भी बढ़ेगा, क्योंकि मिट्टी आपकी रुकेगी नहीं, मिट्टी आपकी पानी के साथ कहीं ना कहीं बह जाएगी। तो अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपका डिफरेंट पूछा हुआ है किसके किसके बीच में? एंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीशीज़ के बीच में। तो आप लोग सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, दो पॉइंट हैं आपके। तो पहला पॉइंट यही है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो बिल्कुल रेयर बची हुई है, बिल्कुल लेस, एकदम नंबर में लेस बची हुई हैं। और वहीं वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं, ये सफिशियंट है, ठीक ठाक है नंबर के अंदर। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है? ये फ्यूचर में गायब हो जाएंगी। और वल्नरेबल स्पीशीज़ क्या है? ये धीरे धीरे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ रही हैं, उसकी कैटेगरी में फ्यूचर में आ जाएंगी। तो चौथा क्वेश्चन आपका बहुत आसान है कि पूछा हुआ है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है। तो रिसाइकलिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर वेस्ट पेपर को हम लोग फिर से नए पेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यही रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कहलाता है। तो माइग्रेशन का मतलब आपका मूवमेंट होता है, किसी भी एनिमल का आना जाना एक जगह से दूसरी जगह, इसको माइग्रेशन कहते हैं। और हर रोज़ का आना जाना नहीं, जैसे कि विंटर पड़ गई, ठंड पड़ गई वहाँ पर, तो वो एनिमल कहीं और चला जाता है किसी और जगह पर, तो उसको कहते हैं माइग्रेशन। या खाने की तलाश में कहीं और चला गया किसी और जगह पर, उड़ता हुआ या चलता हुआ या भागता हुआ, तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। तो वाई डू बर्ड माइग्रेट? माइग्रेट आपको पता है कि बर्ड एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? पहली बात तो ये है कि जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है उस जगह का, तो वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि बर्ड माइग्रेट तभी करेंगे जब उनको फूड की ज़रूरत होगी। जब वहाँ से फूड ख़त्म हो जाता है तो वो दूसरी जगह पर सर्च करने के लिए चले जाते हैं। और तीसरी बात है कि वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी माइग्रेशन करते रहते हैं। तो इसको कहते हैं बर्ड माइग्रेट। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग। गीज़, आप लोग जानते हैं गीज़, ये क्या करते हैं? ये लोग माइग्रेट करते हैं। तो गीज़ आपका एग्जाम्पल हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो 6 क्वेश्चन आपका बोला हुआ है कि शॉर्ट नोट लिखना है आपको एंडेमिक स्पीशीज़ पे और थ्रिएटेड स्पीशीज़ पे। तो एंडेमिक स्पीशीज़ आपका क्या होती हैं, जो स्पीशीज़ एक ही जगह पर पाई जाएँ, कहीं और ना मिले। मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंडेमिक स्पीशीज़ में मैंने आपका फ्लाइंग स्क्विरल बताया, जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका में ही पाया जाता है। तो ऐसी स्पीशीज़ जो एक ही जगह पे मिलती हैं उनको एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं। आप लोगों को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देना है उसके बारे में और एग्ज़ाम्पल दे देने हैं 2-3। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल में मैंने पहला दिया हुआ है फाउना का। फाउना आपको पता है सारे एनिमल जितने भी हैं, तो एक एनिमल का मैंने एग्जांपल दे दिया स्क्विरल, गिलहरी का। और दूसरे में मैंने फ्लोरा का दिया है। फ्लोरा आपको पता है सारे प्लांट। तो प्लांट में मैंने दो लोगों को लिया है, वाइल्ड मैंगो को और आपका साल को। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये आपका पाँच मरही में पाया जाता है। पाँच मरही बायोस्फीयर है, जो मैंने आपको बताया था कि ये मध्य प्रदेश में है। तो आप जानेंगे कि थ्रिएटेड स्पीशीज़ क्या होती है, जो थ्रिएटेड है, ठीक है। तो आपको वल्नरेबल पता है, एंडेंजर्ड पता है। अब थ्रिएटेड स्पीशीज़ क्या है? ये बीच वाली है इन दोनों के, ठीक है। स्पीशीज़ जो कि वल्नरेबल से लेके एंडेंजर्ड तक पहुंच जाएगी फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में ये वल्नरेबल से लेके एंडेंजर्ड मतलब बिल्कुल रेयर हो जाएंगे ये लोग। ऐसे कौन से हैं? जो गोल्डन कैट है और इंडियन पाइथन। इंडियन पाइथन का मतलब अजगर, जो इंडिया वाला अजगर है। और एक मार्श क्रोकोडाइल है। यहाँ पे मार्च कर दिया मैंने, आप लोग SH लगाना। ये सब क्या है? बिल्कुल ठीक ठाक मात्रा में, मगर धीरे धीरे ये कहाँ पहुँच रहे हैं आप लोग? ये एंडेंजर्ड में बिल्कुल रेयर हो जाएंगे, क्योंकि इनका शिकार होता जा रहा है, या और इन पे ध्यान ना दिया जा रहा हो। तो इन कुछ ऐसे करके इनकी जनसंख्या कम आती जा रही है। तो वुल्नरेबल से लेके एंडेंजर्ड में आ जाएंगे ये लोग। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? थ्रिएटेड स्पीशीज़। तो सेवेंथ आपका पूछा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। तो ये बायोस्फीयर होता क्या है? एक लैंड होता है, ठीक है, एक जगह होती है जिसको मैंने घेर दिया कि यहाँ पर आना जाना भाई लोगों का मना है, और ये सिर्फ एनिमल और प्लांट के लिए। तो एक मैंने बहुत बड़ी जगह घेर ली, मैंने एक बहुत बड़ा लैंड ले लिया, ठीक है। किसके लिए ले लिया? एनिमल और प्लांट के लिए। यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं, ठीक है। तो जब किसी का आना जाना नहीं रहेगा, तो एनिमल अपने आप जिएंगे और अपने आप मरेंगे और अपने आप जनसंख्या बढ़ाएंगे। तो यही होता है बायोस्फीयर रिजर्व। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। और कोई आएगा जाएगा नहीं, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? मेंटेन रहेगी। बायोडाइवर्सिटी में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा खतरा होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए। ह्यूमन बीइंग भी यहाँ पर नॉट अलाउड। अब बायोस्फीयर के 3 जोन कौन कौन से आपको फिगर दिख रहा है? मैंने एक लैंड ले लिया और उसमें 3 बाउंड्रियाँ कर दी है। एक में तो ह्यूमन आ सकता है, ठीक है। और जो सबसे अंदर वाला है उसको हम लोग कोर कोर जोन बोलते हैं, ठीक है। कोर जोन के अंदर कोई नहीं आ सकता भाई। सरकार ने वहाँ पर रजिस्टर मतलब बिल्कुल रूल लगा रखा है कि अगर कोई दिखा तो उसको साथ के साथ सजा हो। तो आपका दूसरे नंबर पर है बफर जोन। बफर जोन के अंदर आपके स्टूडेंट आ सकते हैं जो पढ़ने सीखने वाले हैं, सिर्फ उनके लिए अलाउ है। और ट्रांजिशन जोन में आपका ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पर अलाउ है। तो ये था आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता चल गया है, एनिमल को ना मारने के लिए और पेड़ों को ना काटने के लिए ही बनाए जाते हैं, बचाने के लिए बनाए जाते हैं। तो 9th में पूछा है कि अफेक्ट क्या क्या होंगे, वेरियस अफेक्ट बताइए डिफोरेस्टेशन के। तो हम लोग पॉइंट में करेंगे, बिल्कुल जितने भी पॉइंट आएंगे हमें, एक अगर 5 पॉइंट आते हैं तो 5 पॉइंट में करेंगे, 10 पॉइंट आते हैं तो 10 पॉइंट में करेंगे, जितने आते हैं उतने आपको करने हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पहला आपका डिफोरेस्टेशन से क्या होगा। तो पहला आपका यही है कि कभी भी बारिश आपकी टाइम पर नहीं होगी। दूसरा आपका ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर आप लोगों को जानना है तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा, इस आप लोग बस नोट करिए। तीसरा आपका ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ होगा। और फूड और फ्यूल की कमी होगी। और पांचवा आपका है फ्लड के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो फ्लड आने का, तो जो बाढ़ है आने का चांस इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा जो जो आपको पॉइंट इसमें से अच्छे लग रहे हैं आप लोग लिख सकते हैं और ज़्यादा के लिए, ठीक है, और ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए। तो जिस लैंड पर आप लोगों ने डिफॉरेस्ट या पेड़ की कटाई कर दी थी, उसी जगह पर नए पेड़ लगाना क्या कहलाता है? रीफॉरेस्टेशन। तो 12 क्वेश्चन आपका है कि रेड डाटा बुक होती क्या है। तो पहले इसको जारी कौन करता है आप लोग ये देख लीजिए। IUCN है जो कि दूसरे नाम इसका WCU है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये इसको इशू करती है। ये एक लिस्ट होती है। रेड डाटा बुक क्या है? एक लिस्ट है। किन की लिस्ट है? जो स्पीशीज़ गायब होने वाली हैं या गायब हो सकती हैं फ्यूचर में, उनकी लिस्ट बनाई जाती है।
इस बुक में हमेशा चेक होता रहता है कि कोई एनिमल या प्लांट है, उसकी पॉपुलेशन अभी कितनी है, बाद में कितनी थी, ठीक है। और इसमें इंडियन एनिमल के भी नाम हैं, जो कि आपका है ब्लैक डक है, और इंडियन जायंट स्क्विरल है, और एक फ्लाइंग स्क्विरल है। एक फ्लाइंग स्क्विरल आपकी देखिए आप लोग इंडिया में ही पाया जाता है। मैंने आपको बताया हुआ कि नॉर्थन अमेरिका में ही पाया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एंडेमिक स्पीसीज हर जगह नहीं पाई जाती, तो कम से कम 3-4 जगह तो पाई जा सकती है। तो फ्लाइंग स्क्विरल भी है आपका नॉर्थन अमेरिका में, साइबेरियन में, और इंडिया में भी। हर जगह नहीं पाई जाती, मगर गिनी चुनी जगह पर पाई जाती हैं। तो ये इंडिया के एनिमल थे जो कि रेड डाटा बुक लिस्ट में शामिल किए गए हैं। अगला आपका प्रोजेक्ट टाइगर है। प्रोजेक्ट टाइगर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 1973 में। क्यों किया गया था? क्योंकि हमारे देश में टाइगर की कमी होने लगी थी, धीरे धीरे टाइगर गायब होने लगे थे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनकी रेट को थोड़ा काबू किया जाए। तो जब प्रोजेक्ट टाइगर आपका लॉन्च हुआ तो उस टाइम टाइगर की संख्या सिर्फ 9 थी। तो धीरे धीरे ये 2010 में इसकी संख्या बढ़ी और 40 हो गई। तो जो एम था टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर का, एम जो था कि पॉपुलेशन को बढ़ाना है टाइगर का, वो सक्सेसफुल रहा। हमने टाइगर की जनसंख्या को रिकवर कर लिया, वापस से बढ़ा लिया। तो ये था फ़ायदा प्रोजेक्ट टाइगर का। यही पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं, आप लोग लिख लीजिएगा और मुझे कमेंट करिए कि अभी टाइगर की संख्या हमारे इंडिया में कितनी हो गई है। अब इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्या वेरियस स्टेप्स है जो कि गवर्नमेंट ने लिए। तो पहला तो एक्ट ये है 1927 का, जिसका एम है कि आपको कंजर्व या प्रिजर्व करना है फॉरेस्ट को। और दूसरा एक्ट आपका आता है 1972 का। इसका भी एम क्या है? प्लांट और एनिमल को बचाना। तो ये गवर्नमेंट के बनाए हुए थोड़े से एक्ट हैं, आप लोगों को ये याद रखने हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 14 है। इसमें आपको बताना है कि नेशनल पार्क से आपको क्या समझ आता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आपको छोटा सा राइट नोट लिखना है, ठीक है, राइट शॉर्ट नोट लिखना है। तो नेशनल पार्क क्या है? ये रिजर्व करता है लैंड को, किसके लिए? फ्लोरा एंड फौना के लिए। फ्लोरा आपको पता है सारे प्लांट जितने भी हैं, फाउना आपको पता है सारे एनिमल जितने भी हैं, विद अ सेफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कोई भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये क्या है? आपका नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क को कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं चला सकती। नेशनल पार्क को गवर्नमेंट पार्टी ही चलाएगी। कुछ नेशनल पार्क के नाम हैं, आप लोगों को याद करना है। बंदीपुर, कॉर्बेट, गिर नेशनल पार्क, ये सब जगह के नाम भी दिए हुए हैं, आप लोगों को ये भी याद रखना है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी का मतलब आपको पता होना चाहिए सेफ प्लेस। सेफ प्लेस किसके लिए? आपका एनिमल वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ। तो आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर फ्लोरा और फाउना नहीं है। फ्लोरा और फाउना था आपका नेशनल पार्क में, मगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपका किसके लिए लैंड को सेव करता है? वाइल्ड लाइफ के लिए। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही लिखना है, आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, उसके बाद आपको नाम लिख देने हैं। जितने भी नाम हैं आप लोग इतने नाम लिख देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो 3-4 नाम आपको याद रख लेने हैं। पेरियार सेंचुरी केरला में है आपका, चिल्का है जो ओडिशा में है, और भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपका राजस्थान में है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आपका उत्तर प्रदेश में है। आपको ये याद रख लेना है, और सेम ऐसे ही आपको लिखना भी है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और जो नहीं समझ आया आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।